मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी फिर से पढ़ने आए हैं। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे वो है राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। राजनीतिक भूगोल चूँकि भूगोल की एक शाखा है, भूगोल से ही जन्मी है, तो इसका भूगोल के विषयों के साथ तो संबंध है ही, साथ में दूसरे विषयों के साथ भी इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोल की विषय सामग्री में भूगोल के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी योग है। वास्तव में राजनीतिक भूगोल में अनेक विषयों से उपयोगी तथ्यों को समाहित किया गया है तथा उनको भौगोलिक तथ्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि सभी सामाजिक विज्ञानों से जो राज्य से संबंधित है इसका संबंध है, किंतु इसका विशेष संबंध इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक विज्ञान से संबंध है। राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल का संबंध। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों या भूगोलवेताओं का यह मत है कि यह भूगोल की वृहद शाखा मानव भूगोल का एक अंग है, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों में कुछ समानता होते हुए भी आधारभूत अंतर नजर आता है, जिसके कारण राजनीतिक भूगोल एक विशिष्ट अध्ययन का क्षेत्र बन जाता है। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक इकाई राज्य होता है, जो मानव द्वारा निर्मित सीमाओं से बंधा हुआ होता है या आबद्ध होता है, जबकि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र एक भौगोलिक प्रदेश है जो कि पूर्णतः प्राकृतिक है। मानव भूगोल में इसी भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत मानवीय तथ्यों और प्राकृतिक तथ्यों के अंतर संबंध का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक भूगोल के जितने भी अध्ययन तथ्य हैं उन पर अधिकांशतः राजकीय तथ्यों का प्रभाव पड़ता है और आंशिक रूप से प्राकृतिक तथ्यों का भी। एक और राज्य इकाई के अंदर राजनीतिक तथ्यों और प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों के अंदर संबंध का क्षेत्रीय अध्ययन राजनीतिक भूगोल का विषय है। दूसरी ओर राज्य के बाहरी संबंधों का भी इसमें अध्ययन होता है, क्योंकि यह राजनीतिक तथ्यों को प्रभावित करता है। हम जो बात कर रहे हैं राजनीतिक भूगोल का मानव भूगोल से संबंध, क्योंकि दोनों ही भूगोल की शाखाएं हैं, पर मानव भूगोल में सारा जो अध्ययन है वो मानव द्वारा केंद्रित या मानव पर केंद्रित होता है, जबकि राजनीतिक भूगोल के अंदर जो अध्ययन होता है वो राज्य इकाई के रूप में होता है और राज्य इकाई के परिप्रेक्ष्य में ही उस अध्ययन को हम करते हैं, या दूसरे संबंधों को उसका जो देखा जाता है वो भी हम राज्य को एक इकाई मानकर ही उसका अध्ययन करते हैं। अब राजनीतिक भूगोल और इतिहास। राजनीतिक भूगोल का इतिहास से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के माध्यम से ही राज्य अथवा शासन व्यवस्था की सफलता असफलता का ज्ञान होता है। विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का भौगोलिक विश्लेषण और भौगोलिक घटनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण वर्तमान राजनीतिक तथ्यों को समझने में पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। यद्यपि यह माना जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती, किंतु राज्य के भौगोलिक तत्व, विशेषकर प्राकृतिक तत्व परिवर्तनशील कम होते हैं। अतः एक राज्य के भौगोलिक वातावरण के प्राचीन काल में हुए प्रभावों के आधार पर वर्तमान में उनका ध्यान रखा जा सकता है तथा भविष्य के संबंध में उनको ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। अतः राजनीतिक भूगोल में भी विभिन्न ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन अनिवार्य है। इसलिए राजनीतिक भूगोल और इतिहास का भी संबंध है, क्योंकि इतिहास काल में किसी राज्य इकाई का क्या स्वरूप था, उसने कैसे अपनी सीमाओं का विस्तार किया है या उसकी सीमाओं का ह्रास हुआ है, ये हम इतिहास पढ़ते हैं तभी हम उस चीज को पढ़ पाते हैं। और उस जो प्रारूप को हम जब अध्ययन करते हैं तो उस प्रारूप के आधार पर हम उसके भविष्य की और वर्तमान की योजनाओं के बारे में अच्छे से बना सकते हैं, उसके विकास के संबंध में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं
इसलिए हमारे को किसी भी राष्ट्र की इतिहास पढ़ना अनिवार्य हो जाता है उसके भविष्य के संदर्भ में। इसलिए दोनों के बीच में गहरा संबंध है। राजनीतिक भूगोल और राजनीति विज्ञान दोनों का नाम एक जैसा है, इनमें भी गहरा संबंध है। कैसे है हम जानते हैं। राजनीतिक भूगोल और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य व्यवस्था के स्वरूप, सिद्धांत, प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक भूगोल विभिन्न राजनीतिक विशेषताओं का अध्ययन भौगोलिक संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करता है। क्योंकि राज्य की राजनीतिक गतिविधियों और भौगोलिक पर्यावरण के तथ्यों के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है, इसलिए विभिन्न राजनीतिक तथ्यों का भौगोलिक विश्लेषण किया जा सकता है। इसके संबंध को स्पष्ट करते हुए कार्लसन ने लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य की नीतियां एवं संप्रभुता से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल इसकी शक्ति एवं स्थान संबंधों को व्यक्त करता है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे राजनीति भूगोल और राजनीति विज्ञान के अंदर संबंध होता है। तो बहुत सी चीजें हम राजनीति विज्ञान की राजनीति भूगोल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में उन विषयों को अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। उसके राष्ट्र के इकाई के विकास, उसकी सीमाओं, उसके विस्तार को समझ पाने के लिए। इसलिए राजनीति विज्ञान और राजनीतिक भूगोल का भी एक अटूट या गहरा संबंध देखने को मिलता है। अगर राजनीतिक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध एवं उनकी नीतियों को स्पष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक अध्ययन राजनीतिक भूगोल को राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला देता है। वास्तव में कोई भी राज्य वर्तमान विश्व में अकेले अपने अस्तित्व को बनाए रखने में नहीं सकता। उसे अपनी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न देशों के कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं और राजनीतिक भूगोल इन समझौतों और संबंधों का अध्ययन करता है। अभी हाल ही में चीन ने जो लद्दाख क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण करने की जो नापाक कोशिश की थी और भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब देने की जो कोशिश की है, चाहे वो सैन्य रूप में हो या भारतीय बाजार से चीनी निवेशकों को धीरे धीरे समाप्त करना, चीनी ऐपों को प्रतिबंधित करना, ये सब चीजें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत राजनीतिक भूगोल में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज हो जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विश्व व्यापार संगठन, विश्व जो अपना यूनाइटेड नेशन संघ है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के देशों के बीच में संबंध करार किए जाते हैं, जिसके तहत व्यापार किया जाता है और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसलिए एक भावना जागती है कि चीन ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम इसको तुरंत इसको कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसके सामान पर एकदम बहुत सारी एंटी डंपिंग उस पर ड्यूटी लगाकर उसके सामान को मतलब देश में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय करारों से बहुत चीजें बंधी हुई हैं। इसलिए कूटनीति में धीरे धीरे उसको हम कैसे लागू करते हैं, ये सब चीजें हम राजनीतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। उसे अपनी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तो विभिन्न देशों से कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं और राजनीतिक भूगोल इन समझौतों और संबंधों का अध्ययन करता है। दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों की स्थापना वहां पाए जाने वाले भौगोलिक तथ्यों के कारण भी होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक भूगोल में महत्वपूर्ण संबंध है। अगर राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र, अभी मैंने चीन और भारत का उदाहरण दिया था, वो इसमें सही फिट बैठता है। राजनीतिक भूगोल और सैन्य शास्त्र भी अध्ययन क्षेत्र के अनुसार एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सैन्य शास्त्र में भी सैन्य योजना, युद्ध नीति आदि में भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन होता है। भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किस प्रकार होता है? सपोज करो हमारी सेना को लद्दाख क्षेत्र में जाना है। अब सेना को जब लद्दाख क्षेत्र की जमीनी हकीकत या भौगोलिक स्थिति के बारे में पता ही नहीं कि वहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर हमारे को विभिन्न प्रकार के गर्म रहने वाले कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा वहाँ पर उसकी वातावरण में। ये सब चीज़ें भौगोलिक ज्ञान जब हम होगा तभी सैन्य शास्त्र का और इसका एक सही संबंध स्थापित होगा।
यही राजनीतिक भूगोल के भी अध्ययन क्षेत्र है। दोनों विषयों में भू राजनीतिक तथ्यों को समान रूप से अध्ययन किया जाता है। ये तो था, बात हुई इसकी राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल का जो विकास हुआ वो ज्यादातर जो योगदान थी वो जर्मन भूगोलवेताओं की थी, इसलिए हम राजनीतिक भूगोल में जर्मन भूगोलवेताओं के योगदान को बिना पढ़े रह नहीं सकते। इसलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भू राजनीति और जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति के अध्ययन की प्रक्रिया में एक नवीन मोड़ भू राजनीति के रूप में आया, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों को जर्मनी के राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना। इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मनी के भूगोलवेता एवं सैनिक अधिकारी कार्ल हाशोफर थे। उन्होंने राजनीतिक भूगोल के स्वरूप में परिवर्तन प्रस्तुत किया, जिसको जियोपॉलिटिक के मूल रूप से हम जानते हैं। यद्यपि इस परिवर्तन का एकमात्र उद्देश्य जर्मनी की राजनीति ही मुख्य था, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से उनका कार्य महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह रेट्जेल और जेलेन के राजनीतिक भूगोल संबंधी विचारों का परिवर्तित रूप था। सन 1924 में हाशोफर ने भू राजनीति से संबंधित ज़ीटस्क्रिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू राजनीति धरातलीय अंतर संबंधों का अध्ययन राजनीतिक उद्देश्य से करती है। भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने इंगित किया कि राजनीतिक भूगोल राज्य का अध्ययन क्षेत्र स्पेस की दृष्टि से करता है, जबकि भू राजनीति क्षेत्र का अध्ययन राज्य की दृष्टि से करती है। ओटोमाल ने इसी तथ्य को स्पष्ट किया है। हाशोफर के विचारों पर रेट्जेल, मैकेंडर आदि का प्रभाव था। रेट्जेल के समान वे भी राज्य को जीव मानते थे। जीव इसलिए मानते थे, वो मानते थे कि राज्य का जन्म होता है, राज्य का फिर धीरे धीरे विकास होता है, वो प्रौढ़ होता है, उसकी सीमाओं में विस्तार देखने को मिलता है। ये सब चीजें हम एक जीव में जिस तरीके से होती है उस प्रकार से एक राज्य या राष्ट्र के रूप में भी होती है। हम राजनीतिक भूगोल में जब राज्य का प्रयोग करते हैं तो राज्य का मतलब है राष्ट्र से। यहाँ जो देश के लिए शब्द इस्तेमाल किया वो स्टेट किया गया, और जिसको हम हिंदी अनुवाद करें तो उसको हम राज्य बोलते हैं। इसलिए जहां भी राज्य की बात होती है उसको हम अपने देश के राज्यों की तरह नहीं माने, उसको एक पूर्ण राज्य या पूर्ण देश के रूप में हम माने तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से स्पष्ट समझ में आएंगी। भू राजनीतिक विचारधारा का मुख्य ध्येय यही था कि राज्य एक जीव है जिसका विकास होता है, अतः क्षेत्र विकास विस्तार राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है। वास्तव में भू राजनीतिक विचारधारा, जैसा कि ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है, कि यह नियतिवाद की अति अवस्था है। युद्ध में हारने के कारण जर्मनी के विचारक वास्तविकता से दूर हटकर हार के कारण जर्मनी के हार के कारणों को ना जानने के लिए अपने पक्ष में प्रत्येक संभव कारण जुटाना चाहते थे। जो विश्व युद्ध हुए थे उसमें जर्मनी को करारी शिकस्त मिली थी। उस शिकस्त से उभरने के लिए वहां के भूगोलवेताओं और सैन्य अधिकारियों में एक राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था, जिसके तहत उन्होंने जो भी विचारधाराएं अपनी प्रस्तुत की, जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए, वो जर्मनी को केंद्र मानकर किए। जर्मनी कैसे अपने आप को आगे विस्तारवादी नीतियों के तहत विस्तार कर सकता है, दूसरों का दमन कर सकता है, दूसरों पर आक्रमण कर सकता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। और राजनीतिक भूगोल का जन्म भी जर्मनी की वजह से ही इसी कारणों से हुआ। यही कारण है कि राजनीतिक भूगोल में उन्होंने विस्तारवादी एवं क्षेत्रीय विचार भर दिए। हाशोफर का यह तथ्य विचारणीय है कि राज्य को शक्तिशाली होने के लिए आक्रमणकारी और विजयी होना चाहिए। भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को आक्रामक राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी के अंतर्गत राजनीति पर भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता था, किंतु हाशोफर ने जर्मनी की संकुचित नीतियों को पूर्ण करने के लिए इसके स्वरूप में ही परिवर्तन ला दिया। इस तरह जर्मन भू राजनीति का संकल्पनात्मक विकास रेट्जेल की राज्य विकास की जैवीय अवधारणा, जेलेन की भू राजनीति
और लेबेंसराम तथा खिसकते सीमांत की विचारधाराओं तथा मैकेंडर के हृदय स्थल की परिकल्पना को आधार मानकर ही हुआ है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हाशोफर ने भू राजनीति को एक गतिशील विज्ञान के रूप में स्थापित किया, जो राज्य के असीमित प्रसार की इच्छा को व्यक्त करता है। हाशोफर के समकालीन फेरग्रीम ने भू राजनीति से ही प्रभावित होकर चीन और जर्मनी के मध्य संतुलन मंडल की परिकल्पना प्रस्तुत की। यद्यपि इसका विकास राज्य की आत्मा के रूप में किया गया, किंतु इसके शरीर का निर्माण भ्रामक आंकड़ों के आधार पर किया गया और मात्र प्रचार एवं विस्तारवाद का साधन ही रह गया। केजेलन ने राज्य के शक्तिशाली स्वरूप पर बल दिया और जर्मनी के संदर्भ में उसे पुष्ट किया। राजनीतिक भूगोल में जर्मनी का जो योगदान था, कैसे उन्होंने जर्मनी को एक हृदय स्थल के रूप में माना, वो सारी चीजें आज के युग में थोड़ी प्रासंगिक लगती थी, लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष में छलांग लगाई है, उसके तहत अब बहुत सी चीजों में बदलाव हो गया है और कुछ सिद्धांत अब वर्तमान में इतने प्रासंगिक नहीं है जितने कि उस समय जब ये परिकल्पनाएं दी गई थी, राजनीतिक भूगोल का विकास हो रहा था, उस समय जो ये इनकी आवश्यकता थी, उस समय ये सभी चीजें बहुत सटीक उतरती थी। लेकिन आज परिप्रेक्ष्य बदला है, विश्व में बहुत सी नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ है, नई नई बातें हमें जानने को मिली हैं, उससे आज ये सिद्धांतों का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। आज हम इतना ही करेंगे। शीघ्र ही हम राजनीति भूगोल के दूसरे विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।